और ये छछूंदर वाली भाषा जो बोल रहा है, मैं पूछना चाहता हूँ उस क्षेत्र के विधायक से कि पहले अपने गिरमान में जाके छछूंदर क्या होता है, वो अगर तुम अपने आप को आईने में देखोगे तो तुम्हें दिखाई देगा छछूंदर क्या होता है। क्या 27 के चुनाव में सुबोध राकेश जी को अगर टिकट मिलता है तो इंजीनियर रवि बहादुर को क्या वो पटकनी दे पाएंगे? कि रवि बहादुर वहाँ पर एक एक्सीडेंटल विधायक, इंजीनियर ये इन्होंने फर्जी लगाया हुआ अपने नाम के सामने। इनकी बोल भाषा से, जिस प्रकार की भाषा का इस्तेमाल मीडिया के सामने ये करते हैं नेताओं के लिए, वो किसी भी कीमत पर नहीं लगता कि पढ़ा लिखा इंसान है। आपने पहले भी देखा कि मीडिया के सामने कि हक दिया फक दिया, ये ऐसी भाषाओं का प्रयोग करता है। वही स्थिति में आज रवि बहादुर खड़ा है वहाँ पर, जिस परिस्थिति में हमारी पार्टी के विधायक उस समय आ गए थे, उससे भी ज़्यादा विरोध की स्थिति में आज रवि बहादुर वहाँ पर हैं। आज की डेट में कांग्रेस पार्टी के बड़ी संख्या में कार्यकर्ता जवालापुर विधानसभा में जो उनके विरोध में खड़े हैं, क्योंकि उन्होंने उनका भी सम्मान नहीं किया। काम करना तो बहुत दूर की बात है। 1% मान लेते हैं कि आपको ज्वालापुर से बीजेपी से टिकट नहीं मिला, तो क्या सुबोध राकेश जी वापस भगवानपुर में आके घर वापसी करेंगे या फिर किसी और अन्य दल से अपनी दावेदारी करेंगे? कहीं भी मुझे नहीं लग रहा है कि वहाँ से कोई गलत निर्णय लिया जाएगा, क्योंकि सुबोध राकेश ही एक ऐसा चेहरा आज वहाँ पर है कि जो भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से वहाँ पर चुनाव जीत सकता है। भारतीय जनता पार्टी के लिए एक सीट वहाँ पर निकाली जा सकती है। तो कहीं भी इस प्रकार की आशंका नहीं है कि वहाँ से कोई इस तरह का गलत निर्णय लिया जाएगा। अगर सर नहीं मिला तो 1% हम उसके बारे में सोच लीजिए। जिसको लड़ाया जाएगा, जिसको पार्टी टिकट देगी फिर उसको चुनाव लड़ाया जाएगा। अच्छा, आप फिर समर्थन करेंगे? भगवानपुर से चुनाव लड़ने का कोई सिस्टम अब नहीं है, क्योंकि मैंने तैयारी जवालापुर विधानसभा पे करी है। अगर वहाँ पर पार्टी मुझे आशीर्वाद देती है तो निश्चित रूप से। और कोई किसी और अन्य दल से नहीं, क्या बसपा में वापसी नहीं होगी अगर वहाँ से टिकट बीजेपी से नहीं मिला? भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में हम वहाँ गए हैं, उसी सिस्टम में हम वहाँ रहेंगे। टिकट पार्टी अगर देती है तो हम बहुत आसानी से वहाँ से सीट निकाल रहे हैं। अगर नहीं देती है तो जिसको टिकट दिया जाएगा उसको चुनाव लड़ाएगा। तो वहाँ के जो पुराने कद्दावर बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं या जो लगातार एक लंबे समय से टिकट की मांग कर रहे हैं, जैसे कि तेलूराम प्रधान जी हैं, देवेंद्र प्रधान का नाम आया, मनोज गौतम जी हैं, ये लगातार नाम ऐसे हैं, तो क्या ये लोग अगर सुबोध राकेश जी को टिकट मिलता है तो आपका समर्थन करेंगे? दावेदारी मात्र तब तक होती है जब तक टिकट की घोषणा नहीं होती है। उसके बाद तमाम लोग एक साथ मंच पर आते हैं, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में काम करते हैं और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के लिए, व्यक्ति विशेष के लिए नहीं करते हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी कमल के फूल के लिए सभी कार्यकर्ता एकजुट होते हैं। इसी प्रकार से जवालापुर विधानसभा पर भी होगा, जिसको टिकट दिया जाएगा सभी लोग एकजुट होंगे। आखिर सुबोध राकेश जी ज्वालापुर चले गए तो क्या बीजेपी ने ममता राकेश जी के आगे घुटने टेक दिए, या फिर अब इस सीट को निकालना मुश्किल इतना हो गया है कि यहाँ से कहीं ना कहीं उन्हें पलायन करना पड़ा? यहाँ मजबूत चेहरा पार्टी के माध्यम से चुनाव लड़ने के लिए मैदान में आएगा और वो निश्चित रूप से यहाँ से विधानसभा जाएगा और यहाँ से विधायक अब की बार भारतीय जनता पार्टी का बनाया जाएगा। ये पूरा प्रयास हमारा और पार्टी का, संगठन का, सभी का मिलकर रहेगा। नमस्कार, मैं हूं ऋषभ शर्मा और आप देख रहे हैं द न्यूज़ वाला नेटवर्क। और इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं सुबोध राकेश जी, बीजेपी के लोकप्रिय नेता, जो इस वक्त भगवानपुर से स्थानांतरित होकर के ज्वालापुर क्षेत्र में लगातार सक्रिय हैं जनता के बीच में। नमस्कार सर, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। नमस्कार, धन्यवाद। सबसे पहले मेरा सवाल यही है कि ज्वालापुर में आप लगातार अब सक्रिय चल रहे हैं बीजेपी की तरफ से, लेकिन भगवानपुर का अब क्या होगा? आप भगवानपुर में इतने लंबे समय से सक्रिय थे, लगातार सेवा कर रहे थे, अब जनता की, भगवानपुर की जनता का क्या होगा जो आपसे आस लगाकर बैठी है? देखिए, अगर भगवानपुर की जनता की बात करें तो सुबोध राकेश अपने उन सभी साथियों के साथ 24 घंटे आज भी खड़ा है, जो मेरे साथ हमेशा सुख दुख में शामिल रहे हैं। उनको कभी ना किसी और की आवश्यकता पड़ी है, ना भविष्य में पड़ेगी। तो ये व्यवस्था तो ये है कि जितने भी मेरे साथी, समर्थक, सच्चे साथी लोग हैं, उनका मकसद, उनका सोचना एक ही है कि सुबोध राकेश विधायक बने। वो यहाँ से बने या कहाँ से बने ये मायने नहीं रखता, लेकिन वो चाहते हैं, सब लोग चाहते हैं कि सुबोध राकेश विधायक बने, और उस व्यवस्था को लेकर मैं अपने लोगों के साथ खड़ा हूँ। तो भगवानपुर के तमाम लोग जितने भी मेरे साथी हैं वो मेरे साथ हैं, हमेशा रहे हैं, और मैं भी उनके साथ हमेशा हूँ और हमेशा रहूँगा। और रही भगवानपुर विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी की बात, तो निश्चित रूप से यहाँ भी एक मजबूत चेहरा पार्टी के माध्यम से आएगा और उसके साथ खड़े होकर मजबूती के साथ चुनाव लड़ाने का काम भविष्य में किया जाएगा। जी, अगर जैसे कि आपने ये बात करी, तो अब आप ज्वालापुर में हैं, तो आपकी तरफ से कोई चेहरा होगा कि आप चाहें कि भाई हाँ ये उम्मीदवार हो सकता है इस भगवानपुर से,
बीजेपी की तरफ से? अगर पार्टी इस विषय में मेरे से बात करेगी तो निश्चित रूप से मैं अपनी सलाह उनको जरूर दूंगा कि कौन यहाँ मजबूती से लड़ सकता है। जी। और मजबूती से लड़ने वाला प्रत्याशी ही भारतीय जनता पार्टी हर जगह उतारती है, आप लोगों ने देखा है। जी। क्योंकि मात्र किसी एक व्यक्ति विशेष पर डिपेंड नहीं है, किसी एक व्यक्ति नेता पर डिपेंड नहीं है। भारतीय जनता पार्टी एक बहुत बड़ा सिस्टम है, राज्य सरकारों से लेकर केंद्र सरकार तक पूरा नज़र रखते हैं। और धरातल से उठे हुए आदमी की, जो जिसकी आवाज़ धरातल से आती है, जन जन के लोग, सर्व समाज के लोग जिसका नाम बोलते हैं, वो प्रायोरिटी पर रखा जाता है। और भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से हमेशा ऐसे लोगों को टिकट दिया जाता है जो जनता में अपनी पकड़ रखते हैं और मजबूती के साथ लड़ने की ताकत रखते हैं। और उनको जिताने की, पार्टी को जिताने की क्षमता जिनके अंदर है, उनको लड़ने का काम भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से हमेशा रहा है और आगे भी ऐसा ही होगा। भगवानपुर पर भी यही होगा और जवालापुर पर भी यही होगा, अन्य तमाम सीटों पर इसी प्रकार से होगा। सारे मजबूत लोग जो धरातल से सर्व समाज के साथ जुड़े हैं, उन्हीं सभी लोगों को भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से टिकट दिया जाएगा, जिससे कि आने वाले 2027 में पुनः 27 में पुनः भारतीय जनता पार्टी की सरकार आदरणीय धामी जी के माध्यम से यहाँ पर बने। सर, जैसे कि हमने भगवानपुर के कुछ क्षेत्रों में ग्राउंड रिपोर्ट करी, तो वहाँ पर जब हमने लोगों से बातचीत करी तो लोगों ने यही कहा कि बीजेपी की तरफ से अगर कोई सक्रिय चेहरा है जो हम चाहते हैं कि वो यहाँ रहे, वो हैं सुबोध राकेश जी। लेकिन वहीं दूसरी तरफ कुछ लोगों ने ये भी कहा कि आखिर सुबोध राकेश जी ज्वालापुर चले गए तो क्या बीजेपी ने ममता राकेश जी के आगे घुटने टेक दिए, या फिर अब इस सीट को निकालना मुश्किल इतना हो गया है कि यहाँ से कहीं ना कहीं उन्हें पलायन करना पड़ा? देखिए, घुटने तो टेकने का कोई मतलब ही नहीं बनता, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी अपने आप में एक बड़ा सिस्टम है। राज्य सरकार हो, केंद्र सरकार हो, मजबूती के साथ हमारी सरकारें चल रही हैं। और जहाँ पर भी ऐसी स्थिति होती है वहाँ पर भी निश्चित रूप से पूरा प्रयास किया जाता है कि भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी चुनाव जीते। भगवानपुर के अंदर भी 2027 में उसी प्रकार की प्रक्रिया रहेगी। यहाँ मजबूत चेहरा पार्टी के माध्यम से चुनाव लड़ने के लिए मैदान में आएगा और वो निश्चित रूप से यहाँ से विधानसभा जाएगा और यहाँ से विधायक अब की बार भारतीय जनता पार्टी का बनाया जाएगा। ये पूरा प्रयास हमारा और पार्टी का, संगठन का, सभी का मिलकर रहेगा। जी। अगर आप बात करें ज्वालापुर विधानसभा की, आप लगातार वहां पर सक्रिय हैं, हमने वहां पर भी कुछ ग्राउंड रिपोर्ट्स करी, वहां पर भी लोगों ने आपका नाम लिया कि बीजेपी से, हमने कहा किसको आप चेहरा देखते हैं इंजीनियर रवि बहादुर जी के, जो बराबर टक्कर दे पाए, समक्ष कहीं ना कहीं चुनाव में एक मजबूती के साथ बीजेपी का चेहरा बने। तो लोगों ने यही कहा कि सुबोध राकेश को हम उस चेहरे पर देखते हैं। लेकिन अब सवाल ये है कि अगर सुबोध राकेश जी को टिकट वहां से मिलता है तो वहां के जो पुराने कद्दावर बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं, या जो लगातार एक लंबे समय से टिकट की मांग कर रहे हैं, जैसे कि तेलूराम प्रधान जी हैं, देवेंद्र प्रधान का नाम आया, मनोज गौतम जी हैं, ये लगातार नाम ऐसे हैं, तो क्या ये लोग अगर सुबोध राकेश जी को टिकट मिलता है तो आपका समर्थन करेंगे? देखिए, बड़ा परिवार है, बड़ा सिस्टम है। हर विधानसभा पे आप लोगों को बड़े दावेदार मिलेंगे भारतीय जनता पार्टी से। उसी प्रकार से जवालापुर विधानसभा पर भी है। दावेदारी मात्र तब तक होती है जब तक टिकट की घोषणा नहीं होती है। उसके बाद तमाम लोग एक साथ मंच पर आते हैं, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में काम करते हैं और भारतीय जनता पार्टी के लिए प्रत्याशी के लिए, व्यक्ति विशेष के लिए नहीं करते हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी कमल के फूल के लिए सभी कार्यकर्ता एकजुट होते हैं। इसी प्रकार से जवालापुर विधानसभा पर भी होगा। जिसको टिकट दिया जाएगा सभी लोग एकजुट होंगे और भारतीय जनता पार्टी को मात्र जिताने का लक्ष्य है। उसी लक्ष्य को लेकर सभी कार्यकर्ता चल रहे हैं और उसी को लेकर चलेंगे। और वहाँ से निश्चित रूप से अब की बार भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी विधायक बनेगा। ऐसी आवाज़ जनता के, जन जन के, सर्व समाज के लोगों के मुंह से आप सुनने में आपको आ रही है। हर जगह, हर तरफ यही चर्चा है कि अब की बार वहाँ से नक्कारा नेता, जो अब तक ये व्यवस्था उन्होंने संभाल रखी है, वहाँ पर जो वर्तमान विधायक हैं, कुछ नहीं कर पाए, अपने आप को साबित नहीं कर पाए, एक हर तरह से फ्लॉप हो चुके हैं। ऐसे नेता से निजात पानी और एक मजबूत व्यक्ति जो जनसेवक हो, जो हर काम करने में सक्षम हो, जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का सम्मान करे, जो आम जन की, सर्व समाज का सम्मान करे और काम करने की क्षमता जिसके अंदर हो, ऐसे नेता को वहाँ पर विधायक बनाना है। ये वहाँ के लोगों ने मन बना लिया। निश्चित रूप से आप लोग भी क्षेत्र में हैं, जीरो ग्राउंड पर आप काम कर रहे हैं, आपको भी आवाज़ आ रही है कि किस प्रकार से वहाँ के लोग चाहते हैं कि अब की बार बदलाव हो और एक मजबूत नेता वहाँ से विधायक बने। जैसा कि विधानसभा की अगर बात करें तो इंजीनियर रवि बहादुर वर्तमान में विधायक हैं। जब भी कई बार उनसे सवालात किए थे कि विकास को लेकर क्या कहेंगे, तो हमेशा अपने बयानों में ये कहते हैं कि आप मेरे इस क्षेत्र के हर गांव में जाइए, वहाँ पर इतने करोड़ का मैंने काम कराया, इतने करोड़, लाखों के रुपए मैंने प्रोजेक्ट करवाए। वो भी विपक्ष का विधायक होकर के, जो पक्ष में वो फिर भी नहीं करा पाते, पर विपक्ष का होकर के मैं इतने सारे काम करा देता हूँ। तो क्या 27 के चुनाव में सुबोध राकेश जी को अगर टिकट मिलता है तो इंजीनियर रवि बहादुर को क्या वो पटकनी दे पाएंगे? देखिए, मैं फिर कह रहा हूँ, मीडिया के सामने हमने पहले भी बात बोली और लोग जानते भी हैं कि रवि बहादुर वहाँ पर एक एक्सीडेंटल विधायक हैं।
हमारे उस समय के जो प्रत्याशी रहे उनका कहीं ना कहीं किन्हीं कारणों से विरोध रहा, और उस विरोध की का जो इनको लाभ मिला, जिसकी वजह से यहाँ पर वो विधायक बन गए। मैं निश्चित रूप से कहना चाहता हूँ कि मीडिया के सामने सब बातें करने से पहले आदमी को अपने गिराबान में झांक लेना चाहिए कि मीडिया अगर क्षेत्र में जाए, गांव-गांव, वो बता रहे हैं 1 करोड़ 2 करोड़ हमने प्रत्येक गांव में काम करा दिए हैं। अगर मीडिया के लोग जाकर ये बातें करने लगे, कहीं एक गांव में उनका बोर्ड भी दिखाई नहीं दे, तो कहाँ वो जाएंगे और कहाँ मुँह छुपाते फिरेंगे मीडिया के माध्यम से भी। तो इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि सोच समझ के आदमी को बात करनी चाहिए। जितना काम आपने कहा है, मैं आपसे ये भी मैं दावे के साथ कहना चाहता हूँ कि अगर पिछली सरकार में जो हमारे विधायक थे उनके माध्यम से स्वीकृत करा गए कार्य वहाँ पर स्वीकृत होकर इनके समय में ना आते, तो ये पूरी तरह से खत्म हो जाते, जीरो हो जाते। इनका अगर कुछ सम्मान, कोई काम का अगर दिख भी रहा है, तो वो सारा काम वो है जो उस समय के हमारे भारतीय जनता पार्टी के विधायक ने स्वीकृत कराए थे, और वो काम इनके समय में अगली सरकार में वहाँ पर स्वीकृत होकर आए। वो बड़ी संख्या में, बड़े सिस्टम में रहे। उसके बाद भी आप जाकर देखिए कि उनके कराए काम स्वीकृत कराने के बाद भी आप क्षेत्र किस बदहाल स्थिति में है। कई गाँव की स्थितियाँ तो ऐसी है कि आप सड़कों में पैदल चलने की स्थिति में नहीं है, गाड़ी में भी जाने की स्थिति नहीं। कई गाँव तो ये स्थिति हो गई है कि पूरी तरह से काम के विकास के करने में एकदम वो फ्लॉप हो गए हैं। आम जन पूरी तरह से उनसे परेशान है आज की डेट में, क्योंकि 4 साल वो पड़े सोते रहे, ना किसी मरने जीने में, ना किसी शादी ब्याह में वो दिखाई नहीं देते हैं। हर जगह आपने मीडिया के माध्यम से भी हमने भी सुना है, आपने भी सुना है कि मीडिया के सामने लोग खुलकर बोलते हैं कि हमने रवि बहादुर को 4 साल से देखा नहीं, वो चुनाव में आए थे उसके बाद हमारे बीच में आए नहीं। तो ऐसे नेताओं को जनता किसी तरह भी स्वीकार नहीं करती है, जो मात्र अपने लिए काम करते हैं। चुनाव जीतने के बाद, विधायक बनने के बाद आपको घर सोने के लिए विधायक नहीं बनाया गया, आपको मौज मस्ती करने के लिए नहीं विधायक बनाया जनता ने। जनता के सुख दुख में शामिल रहना है, आपको उनके काम करने, उनका विकास करना है, और क्षेत्र में तमाम जितनी भी समस्या है उनका समाधान करना है। तब आप दोबारा जाकर आप मुंह दिखाएंगे जनता को, और जनता आपका सम्मान करेगी। वरना इसी तरह से, जिस तरह से इग्नोर करना शुरू कर दिया है लोगों ने, आज की डेट में कांग्रेस पार्टी के बड़ी संख्या में कार्यकर्ता जवालापुर विधानसभा में जो उनके विरोध में खड़े हैं, क्योंकि उन्होंने उनका भी सम्मान नहीं किया। काम करना तो बहुत दूर की बात है। तो मेरा मतलब कहने का है, आज की डेट में वहाँ के जो वर्तमान विधायक हैं रवि बहादुर जी पूरी तरह से हर सिस्टम में फैल हो चुके हैं, और वहाँ की जनता पूरी तरह मन बना चुकी है कि वहाँ परिवर्तन करना है, और नक्कारा नेताओं को सिस्टम से हटाकर मजबूत व्यवस्था के साथ जो जनता सेवा करते हैं, जो जनता के बीच में 24 घंटे रहते हैं, जो हर काम करने में सक्षम, ऐसे नेताओं को अब की बार क्षेत्र में लाना है और उसको विधायक बनाना है। जैसा कि अभी हमने कुछ समय पहले भी उनसे बातचीत करी थी, तो हमने उनसे ये सवाल किया कि आप क्या देखते हैं कि बीजेपी के सीएम मुख्यमंत्री धामी किस तरह काम करें। अमित शाह जी अभी आए थे, तो उन्होंने पहले जब संबोधित करते थे तो पहले धाकड़ धामी कहते थे, फिर धुरंधर धामी इस बार कहा। तो क्या इस तरह के नाम क्यों रख रहे हैं, क्या रख रहे हैं? तो उन्होंने कहा कि अभी अगला नाम छछूंदर धामी भी होगा, ऐसा उनका बयान था, क्योंकि उनके काम भी ऐसे हैं। वो सिर्फ कहीं ना कहीं जो है वो पहाड़ों के लिए सक्रिय हैं और इस तरह के काम कर रहे हैं लगातार। कहीं ना कहीं कुछ नहीं हो रहा सरकार में, तो आप इसको किस तरह देखते हैं? देखिए, मेरा मानना ये है कि ये इंजीनियर, ये इन्होंने फर्जी लगाया हुआ अपने नाम के सामने। इनकी बोल भाषा से, जिस प्रकार की भाषा का इस्तेमाल मीडिया के सामने ये करते हैं नेताओं के लिए, वो किसी भी कीमत पर नहीं लगता कि पढ़ा लिखा इंसान है। आपने पहले भी देखा कि मीडिया के सामने कि हक दिया फक दिया, ये ऐसी भाषाओं का प्रयोग करता है। और ये छछूंदर वाली भाषा जो बोल रहा है, मैं पूछना चाहता हूँ उस क्षेत्र के विधायक से कि पहले अपने गिरामान में जाके छछूंदर क्या होता है, वो अगर तुम अपने आप को आईने में देखोगे तो तुम्हें दिखाई देगा छछूंदर क्या होता है। धामी जी आज पूरे देश में एक नाम है उनका, उनकी कार्यशैली, उन्होंने अपने काम इस तरह से किए हैं। इस उत्तराखंड के अंदर अनेकों योजनाएं बनाई हैं, अनेकों ऐसे काम किए हैं जो आज तक कोई सोच भी नहीं पाया है। तो उनके बारे में इस प्रकार की जो भाषा उन्होंने बोली है, निश्चित रूप से अशोभनीय है, और उनका घोर विरोध करता हूँ इस बात के लिए कि सम्मानित नेताओं के लिए, चाहे किसी भी पार्टी का हो, अगर वो कुर्सी पर विराजमान है, चाहे वो प्रधानमंत्री है, चाहे मुख्यमंत्री है, तो वो विपक्ष का भी है, तो उसके लिए भी हमें सम्मान का भाषा का प्रयोग करना चाहिए, ना कि इस प्रकार के गलत शब्दों का प्रयोग करना चाहिए, जिससे कि जनता में तुम्हारे प्रति एक गलत मैसेज जाए, और ये जा रहा है। इस प्रकार की भाषा से आप लोग देख रहे हैं कि हर भाषण में कुछ ना कुछ एक बात वो ऐसी बोल जाते हैं जिससे कि वो लगता है नहीं कि वो पढ़े लिखे इंसान है। एकदम अनपढ़ आदमी की तरह वो अपनी भाषा का प्रयोग करते हैं, और आप लोगों ने बार बार देखा है इन्हीं बातों से। क्योंकि एक विधायक जो एक्सीडेंटल बने हैं, उनके दिमाग में कहीं ना कहीं अहंकार और घमंड भी घुस गया है कि इतनी जो वोटों से क्षेत्र के लोगों ने उनको जिता है, लेकिन उनको ये नहीं पता है कि उनको भारतीय जनता पार्टी के कहीं ना कहीं असंतुष्ट लोगों ने उनको सहयोग करके उस समय वहाँ पर विधायक बनाने का काम किया था। अब की बार स्थिति बदल चुकी है, परिस्थितियाँ बदल चुकी हैं,
और वही स्थिति में आज रवि बहादुर खड़ा है वहाँ पर, जिस परिस्थिति में हमारी पार्टी के विधायक उस समय आ गए थे, उससे भी ज़्यादा विरोध की स्थिति में आज रवि बहादुर वहाँ पर हैं। और सर्व समाज के लोग, यहाँ तक कि मैं कहना चाहता हूँ मुस्लिम समाज के लोग भी, जिनके माध्यम से कांग्रेस पार्टी के विधायक बनते हैं, वो रवि बहादुर भी बने हैं, उनके अंदर भी कहीं ना कहीं बहुत बड़ा रोष है उनके प्रति, क्योंकि उनके यहाँ भी काम नहीं कर पाए। आप जाकर देखिए पूरे क्षेत्र में जितने भी मुस्लिम समाज के गांव हैं, मुस्लिम समाज की बस्तियां हैं, उनकी सबसे ज़्यादा दुर्दशा है, व्यवस्थाएं बहुत ज़्यादा खराब हैं, हर तरह से सिस्टम उनका बिगड़ा हुआ है। अभी आप लोगों ने देखा है कि मात्र मुस्लिम समाज को भी रवि बहादुर एक वोट बैंक समझ कर चल रहे हैं, क्योंकि अभी आपने देखा है 4 साल में वो जागे, और 4 साल में जागने के बाद अभी होली का पर्व गया, उसमें उन्होंने 1-2 जगह होली मिलन का कार्यक्रम किया। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं आप लोगों के माध्यम से कि होली मिलन तो आपने कर दिया, लेकिन जिन लोगों ने, जो आपका बेस वोटर है, जो मुस्लिम समाज वहाँ का सम्मानित, जिन्होंने आपको एक तरफा वोट देकर विधायक बनाया है, उनका ईद मिलन कहाँ है? उनके सम्मान की व्यवस्था कहाँ है? उनके लिए आपने कार्यक्रम क्यों नहीं किया? ये जवाब मांग रही है जनता, और जवाब मांगेगी। हम भी इस बात का उनसे जवाब मांग रहे हैं, और निश्चित रूप से जाएंगे मुस्लिम समाज के गाँव में, बस्तियों में, तो अब की बात पता लगेगा क्या स्थिति वहाँ पर है। बहुत ज़्यादा विरोध की स्थिति में आज लोग वहाँ पर आ गए हैं। मुस्लिम समाज भी नहीं चाहता कि वो नकारा नेता इस प्रकार से दोबारा वहाँ से विधायक बने। जी, जैसे कि अब आपने देखा कि चुनावों से पहले राज्य सरकार ने मंत्रिमंडल विस्तार किया, और हरिद्वार जिले से इस बार 2 कैबिनेट मंत्री हैं, एक रुड़की से, एक हरिद्वार से। मदन कौशिक जी को दोबारा फिर मौका मिला है लंबे समय बाद, एक कहीं ना कहीं कैबिनेट मंत्री का। और लेकिन कई बार ये जो बात आई वो एक पोर्टफोलियो को लेकर आई कि जो शहरी विकास था वो कहीं ना कहीं विभाग नहीं दिया गया किसी भी मंत्री को। और आप इस मंत्रिमंडल के विस्तार को किस तरह देखते हैं? जब विपक्षियों से बात कर रहे हैं हमने लोगों से, तो लोग यही कह रहे थे कि ये 8-9 महीने पहले ही क्यों किया? क्या इससे अब आने वाले वक्त में बीजेपी अपनी सीटें और मजबूत करना चाहती है, फिर सीटें इससे और बढ़ेंगी? क्या लगता है आप? देखिए, अगर बात करें मदन कौशिक जी की, तो वास्तविकता में बहुत दमदार, जिम्मेदार और हर तरह से राजनीति में माहिर नेता हैं। और ये जरूर है कि उनको कैबिनेट मिलने में देरी हुई है, लेकिन निश्चित रूप से काम ये पार्टी का रहता है, मेन नेतृत्व का रहता है। वो कब किसके लिए क्या कर रहे हैं, इसमें किसी कार्यकर्ताओं को बोलने का कोई अधिकार नहीं है। मैं निश्चित रूप से आपसे कहना चाहता हूँ, कांग्रेस पार्टी हो चाहे बीजेपी हो, सरकार किसी की भी हो, वो मुख्य जो नेता रहते हैं, मुख्यमंत्री रहते हैं या संगठन के मुख्य जो रहते हैं, उनके माध्यम से निर्णय ले जाते हैं आज। और ये अगर कहा जाए कि पार्टी को मजबूत करने के लिए किया गया है, तो निश्चित रूप से कोई भी सरकार हो, कोई भी संगठन हो, अपने आप को मजबूत करने के लिए हर कदम उठाता है। आज की डेट में अगर हमारे हरिद्वार में 2 मंत्री बने हैं, तो निश्चित रूप से आने वाले इस विधानसभा चुनाव पर बहुत उसका असर पड़ेगा। यहाँ की जनता, हमारे पूरे हरिद्वार जिले की जनता बिल्कुल हमारी सरकार की ऋणी है, और बहुत धन्यवाद वो इस हरिद्वार जिले के लोग कर रहे हैं कि पहली बार धामी जी के नेतृत्व में हरिद्वार को 2 कैबिनेट मिनिस्टर मिले हैं। और इससे कितना लाभ हमारे क्षेत्र की जनता को होगा, ये आपको अभी आने वाले समय में दिख ही जाएगा। क्योंकि अगर कोई मंत्री बनता है, बड़े पद पर बैठता है, तो क्षेत्र की जनता को निश्चित रूप से उसका लाभ होता है। आज पूरे हरिद्वार जिले को बहुत मजबूती के साथ आगे बढ़ाने का काम हमारे दोनों सम्मानित कैबिनेट मिनिस्टर बने हैं, बत्रा जी और हमारे मदन कौशिक जी, सुलझे हुए नेता है और पूरी व्यवस्था को जानते हैं, काम करने की शैली है, सारी प्रक्रिया है। आगे आने वाले समय में कार्यकर्ताओं को साथ लेकर, इस क्षेत्र की सम्मानित जनता को साथ लेकर, हरिद्वार जिले के सर्व समाज के लोगों को साथ लेकर आगे बढ़ते हुए, उनके काम करते हुए वो अपनी पार्टी को मजबूत करेंगे। और आने वाले विधानसभा 2027 के चुनाव में निश्चित रूप से 8 से 10 सीटें हमारी हरिद्वार जिले से भारतीय जनता पार्टी की निकल कर आएंगी, यहाँ पर विधायक बनेंगे। जी, जैसे कि अब सर एक हमने जब ग्राउंड रिपोर्ट करी भगवानपुर में और या ज्वालापुर में, तो एक सवाल कह लीजिए या फिर जनता की तरफ से एक पॉइंट बार बार निकल कर सामने आया, वो ये था कि जब भी हमने पूछा कि प्रदेश सरकार किस तरह से काम कर रही है, सीएम धामी जी किस तरह से काम कर रहे, तो लोगों ने एक बात रखी। लोगों ने कहा कि हमने तो धामी जी को देखा ही नहीं है, और धामी जी जो है वो हमको देखते नहीं, क्योंकि कहीं ना कहीं उनका रुख जो है वो पहाड़ियों की तरफ ज़्यादा है। क्योंकि सारे नौकरी की बात करें, रोजगार की बात करें, वो सब पहाड़ी जो बच्चे विद्यार्थी उनको ज़्यादा मिलता है। हमारे प्लेन से मुश्किल से एक हाथ को मिल पाता है। ये बार कई बार हमने विधानसभा में कई बार जो लक्सर के विधायक है शहजाद जी, वो भी ये बार मुद्दा उठाते हैं, और भी तमाम लोगों ने ये बार बार बात रखी। तो आप इसको किस तरह से देखते हैं कि क्या वाकई अभी भी पहाड़ मैदान मामला चल रहा है और सीएम धामी जी के सीएम बनने के बाद से ये और बढ़ गया है? देखिए, विरोधी तो विरोध वाली बात करेंगे, ये कितनी बचकाना बात कर रहे हैं कि धामी जी को देखा नहीं। हरिद्वार जनपद में हर दूसरे दिन धामी जी हरिद्वार आते हैं, हर दूसरे दिन धामी जी का हरिद्वार में कार्यक्रम रहता है। कभी रुड़की में हो गया, कभी मंगलौर में हो गया, कभी झबरेड़ा में हो गया। इतने कार्यक्रम उन्होंने क्षेत्र, हमारे भगवानपुर में भी उन्होंने कार्यक्रम किए हैं। तो निश्चित रूप से जब से धामी जी मुख्यमंत्री बने हैं, पूरे हरिद्वार जिले के कोने कोने में उनके माध्यम से कार्यक्रम करे गए, चाहे लंडोरा की बात हो,
कानपुर विधानसभा की बात हो, हर जगह वो जनता के बीच में आए हैं और जनता से रूबरू हुए हैं, जनता से बात भी हुई। अभी आप लोगों ने देखा है कि चौपाल लगाई थी उन्होंने ग्रामीण विधानसभा में, सीधे लोगों से बात हुई, लोगों की समस्याओं के समाधान हुए। ये कार्यशैली अब तक के जो रहे हैं सिस्टम में लोग, उनसे आगे बढ़कर धामी जी ने यहाँ पर करके दिखाई है। और निश्चित रूप से पहाड़ प्लेन वाला विषय तो वह पक्ष विपक्ष, ये तो हमेशा सिस्टम राजनीतिक है, ये तो चलता रहेगा, लेकिन उनकी नज़र में ऐसा कुछ नहीं है। हमारी सरकार की नज़र में, आदरणीय धामी जी की नज़र में, आदरणीय हमारे सांसद जी की नज़र में सब एक समान है और होना भी चाहिए, क्योंकि ये एक ही प्रदेश का हिस्सा है। चाहे वो पहाड़ का क्षेत्र हो, चाहे वो प्लेन का क्षेत्र हो, सब उत्तराखंड का हिस्सा है। वो सबका सम्मान करके ही आगे बढ़ा जाएगा, तभी सरकारें बनती हैं, तभी लोग जीत कर आते हैं, तभी विधायक बनते हैं। यही सम्मान आज हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी इस हमारे हरिद्वार जिले को दे रहे हैं। आप लोग देख रहे हैं, 2 कैबिनेट मिनिस्टर बना दिए। इससे बड़ा सम्मान और क्या होगा, ये सोचने का विषय है। और ये विरोधियों को बोलने से पहले सोचना चाहिए कि वास्तविकता में अब तक 2 कदम आगे बढ़कर वर्तमान मुख्यमंत्री ने हरिद्वार जिले के लिए काम किया है और यहाँ के प्रत्येक विधानसभा पर उनकी नज़र है। प्रत्येक विधानसभा पर मजबूती के साथ विकास कार्य आगे बढ़े, ये प्रयास उनका पूरी तरह से चल रहा है। और आने वाले समय में मजबूती के साथ हरिद्वार में भारतीय जनता पार्टी पुनः मजबूती के साथ उभर कर आएगी और बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर हमारे विधायक बनेंगे। तो मतलब अब हरिद्वार का विकास जबरदस्त तरीके चौगुना होगा। बिल्कुल होगा, चौगुना होगा। 2 मंत्री है तो चौगुना तो होना ही है निश्चित रूप से। और दोनों सुलझे हुए नेता हैं। आदरणीय हमारे, अगर नहीं होता है तो फिर जिम्मेदारी उन्हीं पर आएगी, आप ये कहेंगे? आदरणीय हमारे मदन कौशिक जी तीसरी बार मंत्री बने हैं, प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं और 5वीं बार लगातार विधायक बने हैं। बहुत अनुभवी नेता हैं। निश्चित रूप से इतने समय में ही जो उनको जिम्मेदारी दी गई है उसको गंभीरता से निभाते हुए आगे बढ़ेंगे और एक नाम इतने समय में ही अपना करने का काम करेंगे, क्योंकि अनुभव एक ऐसी चीज़ है जो आसानी से सारी प्रक्रिया को करने का काम करता है। ऐसे ही हमारे प्रदीप बत्रा जी बने हैं, 3 बार के विधायक हैं, बहुत सारी हर चीज़ की नॉलेज है, हर काम करने की क्षमता है, तो वो भी अपने आप को साबित करके दिखाएंगे। और इस क्षेत्र को, हरिद्वार जिले को एक मजबूती के साथ आगे बढ़ाकर विकास के क्षेत्र में विकास के माध्यम से आगे बढ़ाने का काम करेंगे, जिससे कि आने वाले 2027 में एक मजबूती के साथ लोग पार्टी के साथ जुड़ें, संगठन के साथ जुड़ें और हमारे ज़्यादा से ज़्यादा विधायक यहाँ से जीत कर आए। अब मेरा एक अंतिम सवाल है, वो आप ही के लिए है, वो ये है कि अगर 1% मान लेते हैं कि आपको ज्वालापुर से बीजेपी से टिकट नहीं मिला, तो क्या सुबोध राकेश जी वापस भगवानपुर में आके घर वापसी करेंगे या फिर किसी और अन्य दल से अपनी दावेदारी करेंगे? क्या होगा सर? देखिए, पार्टी के ऊपर डिपेंड है कि वो टिकट किसको दे। और मेरा ये मानना है कि भारतीय जनता पार्टी, मैंने अभी भी बात कही, आपको फिर दोहरा रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी ना तो व्यक्ति विशेष पर कहीं भी किसी भी समय किसी भी सिस्टम में, चाहे किसी भी स्तर का कितना भी बड़ा नेता हो, उस पर डिपेंड नहीं रहती है। अपना एक सिस्टम है, अपनी एक व्यवस्था है। केंद्र सरकार की अलग और हमारे विचार परिवार के लोगों की अलग जो सिस्टम, जो एक व्यवस्था रहती है धरातल से, ग्राउंड से सर्वे रिपोर्ट की, उसके आधार पर हमारी पार्टी में टिकट वितरित किया जाता है। और मुझे पूरा विश्वास है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने अब की बार सर्वे वहाँ पर 2 बार करा चुकी है हमारी पार्टी, और हर तरह से सर्वे भी चल रहा है, जनता के बीच में जाने का काम कर रहा है। तो निश्चित रूप से कहीं भी मुझे नहीं लग रहा है कि वहाँ से कोई गलत निर्णय लिया जाएगा, क्योंकि सुबोध राकेश ही एक ऐसा चेहरा आज वहाँ पर है कि जो भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से वहाँ पर चुनाव जीत सकता है। भारतीय जनता पार्टी के लिए एक सीट वहाँ पर निकाली जा सकती है। तो कहीं भी इस प्रकार के आशंका नहीं है कि वहाँ से कोई इस तरह का गलत निर्णय लिया जाएगा। आपको आत्मविश्वास है इतना? पूरा आत्मविश्वास है और पूरे आत्मविश्वास के साथ मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं धरातल से जुड़ा व्यक्ति हूँ और धरातल पर रहकर काम करता हूँ। हवाई बातें नहीं होती हैं, धरातल पर रहता हूँ, धरातल पर रहकर ही जनता के बीच में 24 घंटे रहने का काम करता हूँ। ये मेरी प्रक्रिया यहाँ भी रही है और ये वहाँ मैंने शुरू कर दी है। पिछले लगभग 1 साल से जवालापुर विधानसभा के तमाम गाँव में मेरा जाना हो गया है। कार्यक्रम अब दोबारा से अब हम शुरू करेंगे। एक हमारा जो शुरू में हमने किए थे, काफ़ी गांव में हमारे कार्यक्रम हुए, अब दोबारा से हम अपने कार्यक्रम वहां पर शुरू करने जा रहे हैं। तो निश्चित रूप से जिस प्रकार की नेता के अंदर खूबी चाहिए टिकट देने के लिए, वो कहीं ना कहीं सुबोध राकेश के अंदर है। और जनता का प्यार और सहयोग और आशीर्वाद पूरी तरह से सुबोध राकेश को वहाँ से मिल रहा है। तो जिस प्रकार से सर्वे के आधार पर ग्राउंड रिपोर्ट लेकर हमारी पार्टी टिकट की घोषणा करती है, उस आधार पर मैं आपसे बात कर रहा हूँ कि निश्चित रूप से सुबोध राकेश को आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के माध्यम से, संगठन के माध्यम से मिलेगा और वहाँ से भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी के रूप में विधायक बनने का काम जनता के आशीर्वाद से सुबोध राकेश अब की बार करेगा। अगर सर नहीं मिला तो 1% हम उसके बारे में सोच लीजिए। जिसको लड़ाया जाएगा, जिसको पार्टी टिकट देगी, फिर उसको चुनाव लड़ाया जाएगा। अच्छा, आप फिर समर्थन करेंगे? भगवानपुर से चुनाव लड़ने का कोई सिस्टम अब नहीं है, क्योंकि मैंने तैयारी जवालापुर विधानसभा पे करी है। अगर वहां पर पार्टी मुझे आशीर्वाद देती है तो निश्चित रूप से
और वहाँ से कोई चुनाव। किसी और अन्य दल से नहीं, क्या बसपा में वापसी नहीं होगी अगर वहां से टिकट बीजेपी से नहीं भारतीय मिला जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में हम वहाँ गए हैं, जी। उसी सिस्टम में हम वहाँ रहेंगे। टिकट पार्टी अगर देती है तो हम बहुत आसानी से वहाँ से सीट निकाल रहे हैं, अगर नहीं देती है तो जिसको टिकट दिया जाएगा उसको चुनाव लड़ा जाएगा। तो ये थे हमारे साथ बीजेपी के लोकप्रिय नेता जो कि ज्वालापुर में लगातार सक्रिय हैं, सुबोध राकेश जी। हमने इन सारे सवालात की जो जनता की तरफ से सवाल निकल कर आए, ग्राउंड रिपोर्ट्स में हमने सवाल जो जनता ने अपने सवालों को, अपने मन की बात को रखा, हमने वो सारे सवालात सुबोध राकेश जी से पूछे और उनके जवाब जाने। इस तरह के और भी तमाम ग्राउंड रिपोर्ट्स हम लगातार उत्तराखंड विधानसभाओं में करते रहेंगे, चुनावों के समीकरण बताते रहेंगे। तो इस तरह की और भी तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए द न्यूज़ वाला नेटवर्क। बहुत बहुत धन्यवाद।